हमको ले आके बेचारे एक होटल में लगा दिया। बोले बेटा बोले खाना खाते हैं। वो खाना खिलाए और होटल वाले बोले ये मेरा लड़का है, जान पहचाने, जो भी बोले समझाए। बोला इसको रख लो, इसको खाना खिलाओ, इसको काम कराओ। तो हम खाना खाने लगे, खाना खा लिए। खाना खा के बोले बाबू लग जाओ। तो हमको पहले वो प्लेट धोने लगा दिया। छोटी मोटी पढ़ाई मस्जिदों में होती, जैसे हम लोग मुसलमानों में पढ़ रहे थे। पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजरने के बाद हमारे जो है पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद फिर वहीं हम जो है सिलाई के किसी मास्टर जो हमारे कल्लू चचा थे, वो हमको बोले बेटा तुम सिलाई सीख। उनके पास सिलाई सीखते रहे। 8-8 10 आदमी का खाना बना के खिलाना, फिर उनके साथ रहना, ऐसे स्ट्रगल करते रहे। कैसे करते करते फिर कारीगरी करें, फिर सिंपल मैन बन गए, फिर मास्टरी सीख लिए। हम लोग पैदल जा के यहाँ से मायापुरी माल छोड़ते थे, लाते थे, जमीन पर रख के काटते थे। टेबल नहीं थी। छोटे से काम करते करते बहुत करते करते फिर 50 गज की जगह लिए। नमस्कार, मैं विवेक प्रकाश। आज हम हैं दिल्ली के सीतापुरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जहां पर लोग अलग अलग तरह के छोटे छोटे कामकाज उद्योग लगाए हुए हैं, जिनको लघु एवं मध्यम उद्योग में श्रेणी में लाया जा सकता है। और वो किस ढंग से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और इसी एक कड़ी में हमने अपने साथ जोड़ा है मोहम्मद हुसैन खान जी। आज हमारे साथ हैं, जो कि बताएंगे कि कैसे इनका सफर शुरू हुआ। यह मूलतः रहने वाले बिहार के हैं, बिहार से कैसे दिल्ली का सफर तय किया, और आज जिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं अपने करियर के क्षेत्र में, अपने वर्तमान व्यवसाय के क्षेत्र में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी साथ में साथ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप इस दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं, आप ये उद्योग कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी भी जिज्ञासा इस क्षेत्र में है तो आप भी इनके साथ कैसे जुड़ करके, इनके मार्गदर्शन में इनसे कुछ सहयोग लेकर के आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा कि आपने हमारे लिए एक समय निकाला जिसमें हम आपसे कुछ बातचीत कर सकें। तो समझना चाहेंगे सर कि इस क्षेत्र में जुड़ने के बाद आप कब से जुड़े हैं, और क्या क्या दिन देखे आपने, और कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे। जुड़े तो बचपन से हैं। 10-12 साल की उम्र जब थी, कलकत्ता में रहते थे। छोटी मोटी पढ़ाई मस्जिदों में होती, जैसे हम लोग मुसलमानों में पढ़ रहे थे। पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजरने के बाद हमारे जो है पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद फिर वहीं हम जो है सिलाई के किसी मास्टर जो हमारे कल्लू चचा थे, वो हमको बोले बेटा तुम सिलाई सीख। उनके पास सिलाई सीखते रहे 2 साल कंटिन्यू। सीखते सीखते वहाँ हम काज बटन, तुरपाई, काफ़ी काम सीख के वहाँ से फिर आए गांव। अपने बिहार गया, जिला के हम रहने वाले बिहार के। तो वहाँ आने के बाद फिर माँ बोली कि बेटा मत जाओ वहाँ, यहीं कुछ कर काम। तो फिर हम चले गए हजारीबाग जिला, आप जानते होंगे झारखंड में, जो पहले बिहार में, झारखंड में। फिर वहाँ 1 साल रहे। वहाँ भी ऐसे ही काम धीरे धीरे करते करते काफ़ी काम सीख गए। फिर वहाँ से फिर उसके बाद हमारा गया में एक गुसंडा गांव है, गया के बगल में, फल्गु नदी के बगल में जी। तो वहाँ हमारी बहन रहती है, तो वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ के बाद हम गया टाउन में जाके काम करने लगे। वहाँ भी 6 महीना काम किए। फिर जो है हमारे बड़े भाई की जब शादी हुई तो उनके साला यहीं रहते थे, साउथ एक्स दिल्ली में। साउथ एक्स में रहते थे। वो पहले आए, फिर उनका साला बोले कि आप जो ऐसे वहाँ क्या करो, दिल्ली आओ। दिल्ली आए तो वहाँ मस्जिद मोड़, जानते होंगे मस्जिद मोड़ है वहीं पे, साउथ एक्स से बगल में। वहाँ पे करते करते फिर उत्तम नगर आ गए, दालमी रोड। दालमी रोड में कारीगरी किए। फिर 8-8 10 आदमी का खाना बना के खिलाना, फिर उनके साथ रहना, ऐसे स्ट्रगल करते रहे। कैसे करते करते फिर कारीगरी करें, फिर सिंपल मैन बन गए, फिर मास्टरी सीख लिए, कटिंग वटिंग जो स्पोर्ट में होती है। सीखते सीखते ये हुआ कि एक बार चांस मिल गया, हमने अपने चचेरे भाई को लाया था ड्राइवरी में लगाने के लिए। तो वहाँ ड्राइवरी में लगाए, फिर उनके जरिए से हम लोग को फेब्रिकेशन मिल गया काम करने। तो हम लोग पैदल जा के यहाँ से मायापुरी माल छोड़ते थे, लाते थे, जमीन पर रख के काटते थे। टेबल नहीं थी। छोटे से काम करते करते बहुत करते करते फिर 50 गज की जगह लिए। कुछ गांव में जमीन छोटी मोटी बेचनी पड़ी। मतलब बहुत
मेहनत करके एकदम हम लोग समझिए कि 12 से 16 घंटा 17 घंटा तक काम करके यहाँ तक आए। आज हमारे 22-23 आदमी काम करते हैं और हम जो है सब सिलाई का काम ठीक ठाक अब चल रहा है। बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बाकी जो है कोशिश में लगे हैं कि और बच्चे कामयाब हो जाए। तो कहा यह जा सकता है कि बिहार के गया शहर से शुरू हुआ यह सफर दिल्ली के सीतापुर इलाके में अभी आकर चल रहा, और यह भी हम लोग आपकी कहानी से लगता है कि बहुत दिन, काफी लंबे समय तक आप कारीगरी की है आपने। कम से कम 15 साल। कम से कम 15 साल। तो पहली दफा जो दिल्ली आने का सिलसिला हुआ वो कौन से साल में हुआ था? अगर पहली दफा पूछेंगे सर, जो हम बोले ना गया में रहते हैं, तो किसी कारण हमारे बहन और बहनों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई होगी जो हमें देख के अच्छा नहीं लगा, तो हम वहाँ उनके घर से चल दिए, ऐसे उठा के गया स्टेशन आ गए। उस वक्त हमको गया नहीं पता था, ना पटना पता था, ना दिल्ली पता था। पता तो सब होता मगर जानकारी इतनी नहीं थी जो अब है। तो हम वहाँ जब स्टेशन आए तो बैठ गए, ना हमारे पास कोई पैसा, 15-16 रुपया था और एक थैला में एक जोड़ा कपड़ा था, एक चाल। वहाँ आने के बाद गया में बैठे बैठे हमको ही नहीं पता कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाती है या कौन सी कहाँ जाती है, उतना अकल नहीं था या समझ नहीं था, पता नहीं। वहाँ बैठने के बाद एक माल गाड़ी रुकी जो माल ढोती है, कोयले वाली गाड़ी। वो गाड़ी में हम बैठ के गार्ड के पास गए। गार्ड बोला बेटा कहाँ जाना है? हम बोले दिल्ली जाना है। बोला ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाती है, ये माल गाड़ी है, दिल्ली उल्ली नहीं जाती है। तुमको अगर दिल्ली जाना है तो इतना हेल्प कर देंगे कि तुमको मुगल सराय जो आज वो दीनदयाल उपाध्याय नाम है जंक्शन, तो वहां तक वो ला के बेचारे हमको छोड़ दिए। वो भी बहुत स्टेशन के पीछे। बोले बेटा यहाँ से उतरो सीधे चले, वहाँ आप किसी से पूछना कि हमको दिल्ली जाना। तो स्टेशन गए दिल्ली, पटना से गाड़ी आई, बहुत भीड़ थी, जनरल में बहुत भीड़ थी उस समय, जैसे आज भी है उसी में ऐसे ही था। बैठे फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हम कहाँ जाए, काम तो सिलाई थोड़ा बहुत जानते थे, कहाँ जाए। स्टेशन से निकले, थोड़ा बहुत अकल तो था, शहर में रह रहे थे, थोड़ा बहुत तो अकल था। बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद भूखे प्यासे जैसे भी हालात था, ईश्वर का जो मंजूर था, खुदा को जो मंजूर था, जिस हाल में 1-1.5 दिन का भूखे प्यासे बैठे थे। फिर जो एक रिक्शा वाले रुके, देखे कि लगता है कोई लड़का मायूस है या क्या पता, उसके चेहरे देख कुछ समझ में आया होगा। बोले बेटा कैसे खड़ा है, कैसे बैठा? तो हम ये नहीं जानते थे कि अंकल उंकल इतना नहीं जानते थे। बोले चचा, जो हम बिहार के रहने वाले, हमारे बिहार में चचा ज्यादा बोले जी बिल्कुल, अंकल उंकल नहीं उतना नहीं जानते। आज भी जाइएगा तो चचा बोलेंगे। तो चचा ऐसे ही बैठे हैं। बोले बेटा कुछ तो है परेशानी बताओ। हम बोले हम बिहार के हैं, गया के। हम बिहार भी नहीं जानते तो तक बिहार कौन है, अब कहाँ है, मगर गया के हैं। तो समझ गया कि बिहार का ही, गया मतलब बिहार। तो हमको ले आके बेचारे एक होटल में लगा दिया। बोले बेटा बोले खाना खा लिया। तो खाना खिलाए और होटल वाले बोले ये मेरा लड़का है, जान पहचाने, जो भी बोले समझाए। बोले इसको रख लो, इसको खाना खिलाओ, इसको काम कराओ। तो हम खाना खाने लगे, खाना खा लिए। खाना खा के बोले बाबू लग जाओ। तो हमको पहले वो प्लेट धोने में लगा दिया। तो हम प्लेट धोने में लगे तो लग गए। अब शाम को क्या हुआ, दिन में तो दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम दोपहर में लग गए थे जाके 10, 11, 12 बजे तक। शाम को लोग ड्रिंक करने वाले, दारू पीने वाले आने लगे। अब वो गिलास हमको दारू पीने वाला मिलने लगा धोने के लिए। तो हम लड़के से बोले बेटा हम बाबू हम ये नहीं धोएंगे, हम भी नहीं धो पाएंगे। तो हम उसको गिलास को नहीं धोए। बोला कोई बात है, हम खंगाल के ले गए। तो हम उसको हम हाथ नहीं लगाए कि जीवन में हम आज तक नहीं लगाए। उसमें भी ईश्वर ने बचा लिया। फिर रात हुई, रात में सब मिलके खाना खाए। जो खाना बचा होटल में सभी खाए, 8-10 आदमी थे। खाना खाने के बाद बोला कि जाओ पार्क में सो जाओ। पार्क में सोए तो नींद कहाँ आएगा, क्योंकि समझ में ना आ रहा था कि काम हम कैसे होगा। तो सुबह हम फिर भी सो गए। सोने के बाद सुबह जब जगे तो अजान होती है, मस्जिद बगल में होगी कहीं पे, अजान हुई तो हम जग गए। जग करके ऐसे बैठे थे, सोचे कि कैसे करें। फिर हम स्टेशन चले गए वापस, जब घर चले गए। दिल्ली में हमारा ये होटल में हमसे नहीं होता। तो दिल्ली क्या घर क्या जाएंगे कि हम दिल्ली स्टेशन पे गाड़ी बैठे तो जा रहे थे पंजाब चले हुए। हमको नहीं पता कि पंजाब जा रहे। सरदार जी एक मिले, उसको ऊपर वाला अच्छी जगह दे, अब क्योंकि बुजुर्ग थे, अब तो
होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। और बोले बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो हम वही बोल के गए ना कि हमको बिहार नहीं, पटना नहीं पता। फिर से आपने कहा कि गया जाना है। बोले गया नहीं जाएगा, ये तो पंजाब जा रहा है ट्रेन से, तुम अगला स्टेशन उतरना और तुम उस साइड चले जाना, और वहां से जो भी गाड़ी आएगा बैठ के फिर जहाँ बैठा वहां चलना। किसी से बोलना कि हमको पटना जाना। तो हम पटना जब आए वहां से कैसे भी हो गए, फिर किसी तरीका से हम लोग बिहार में पहले देखे होंगे छत पे भी लोग बैठ के जाते थे, इतना भीड़ होता था ट्रेन में। तो छत पे बैठ के जिंदगी में पहला और लास्ट वही था कि छत पे बैठ के आए, क्योंकि पटना लाइन में पहले इलेक्ट्रिक वाला वो नहीं। तो यही है। फिर वहाँ आए, फिर थोड़ा दिन गया में काम किए, फिर बताया कि भाई की शादी हुई, फिर दिल्ली आए, तो फिर दिल्ली ने अपना कबूल कर लिया और दिल्ली का धरती भूमि हमको यहाँ कबूल किया, छोटा सा घर भी दे दिया, अब ठीक ठाक जिंदगी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बहुत नाटकीय अंदाज में आप दिल्ली आए, दिल्ली में जूठे बर्तन तक मांजे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो आप भी मानते हैं, जहां तक यहाँ तक पहुंचे, और मैं भी यही मानता हूँ, काम कोई छोटा बड़ा। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए कि एक इंसान, और उस समय ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक बालक चलता है गया बिहार के एक छोटे शहर से, और वो यहाँ आकर के पहुंचता है, और उसे लाचारी कहें या समय की मजबूरी कहें या समय की मार कहें, आपको जूठे बर्तन तक धोने पड़ते हैं, और आज अपने मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है, इसमें कोई शक नहीं। तो सर ये भी समझना होगा कि आप किस किस तरह के काम करते हैं, ये हम लोग जानना चाहिए। तो सर देखिए, लेडीज से लेके जेंट्स तक स्टिचिंग लाइन, जो गारमेंट्स लाइन है, ये टेलरिंग लाइन जी, तो लगभग सभी काम जानते हैं। मतलब कंप्लीट कटिंग से लेकर के कपड़े बनने तक। सामने वाले कस्टमर का, सामने वाले आदमी से नाप लेके उसको कटिंग करके उसको हम फुल फाइनल ड्रेस दे सकते हैं बना के, लेडीज को भी और जेंट्स को भी जी। वो जैसा बताएंगे कैसा हमको चाहिए वैसा बना के उनको दे सकते हैं। इतना काम हमको कुदरत ने ईश्वर ने हुनरमंद बनाया है। तो ये समझना चाहिए, अभी जो आपके यहाँ काम चल रहा है वो कहीं से आया हुआ है, किस ढंग से लाते हैं उसको, आउटसोर्स कैसे करते हैं, आप अपने यहाँ कैसे बनवाते हैं, हम लोग इस प्रक्रिया को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अभी तो सर देखिए, अभी जो है फैब्रिकेशन करते हैं, उसको जॉब वर्क बोलिए जी, दूसरे बड़े कंपनी उस काम लाइए, यहाँ पे 10, 12, 15, 20 जो भी है, जैसे हम 25 मशीन लगा रखे हैं, तो कभी कारीगर घट भी जाते हैं, कभी पूरे भी हो जाते हैं, तो दूसरे से ला करके वहाँ पूरी मटेरियल मिलती है, फैब्रिक कटिंग किया हुआ, सिर्फ हमको स्टिच करके उनको दे देना है, वापस कर। उसमें कुछ कमीशन मिल जाता है, वही हमारा है, बाकी टेलर को जो पैसा मिलता है उनको दे देना। अभी तो ये काम मूलतः कमीशन बेसिस पे है, काम का जुगाड़ आपको करना है, कारीगर का जुगाड़ आपको करना है, कुछ पैसे अपने कमीशन के रख लेने हैं और बाकी कारीगरों को दे देना है, और इसी के बीच में सारी व्यवस्था को भी बनाए रखने का काम आप करते हैं। तो सफर तो काफी रोचक रही, कहीं से कहीं आए और बिहार के छोटे से जगह से आप दिल्ली तक में आकर के आपको दिल्ली ने अपने जगह दे दिया और दिल्ली ने कबूल लिया, कह सकते हैं। तो दिल्ली में कितने वर्षों से हैं अभी? दिल्ली में सर कम से कम हम 93 94 में आ गए। 93-94 से। अपनी ये फैक्ट्री कब लगाई आप? जो फैब्रिकेशन चालू किए हैं, ये किए हैं 2004 28 दिसंबर को पहला सैंपल कंपनी ने दिए थे, जो कि हम 31 दिसंबर को ले आके चेक कराए थे और पास हो गया। और हमें काम 1 जनवरी से 2005 से श्री गणेश कहिए, बिस्मिल्लाह कहिए, वो हमें हुआ, और ऐसा श्री गणेश हुआ, बिस्मिल्लाह हुआ कि रोजी रोटी मिलती रही आज तक। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 2005 से लगातार आज लगभग 20 वर्ष होने को आ रहे हैं, 20 वर्षों में कभी। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि पहले जब आपने मतलब नया नया काम शुरू किया था तो क्या समस्याएं आई जिसको आज तक आपने दूर कर लिया? मतलब समय के साथ इंसान सीखता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब आप जाते थे तो आपको क्या समस्याएं होती थी और आज ये स्थिति कैसे बदल गई है? इसके समस्या देखिए, काम अगर आप जानते हैं जी, काम को समझते हैं, तो सामने वाला जो काम दे रहा है उसको अगर आप काम सही करके दे सकते हैं
तो कोई समस्या नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि काम करा के बड़ी बड़ी कंपनियां पेमेंट लेट देती है। सबसे बड़ा समस्या हम लोग के पास कई बार यही आता है कि हमने किसी तरीका से आपसे उससे लेके अपना कारीगर को कर दिए पेमेंट, हमें लेट मिल रहे 15 दिन के 2-2 महीना लेट, उसी में टूटते हैं। और कभी है 3 महीना काम चला, कभी 2 महीना चला, फिर 2 महीना बैठ गए, 15 दिन बैठ गए, 20 दिन बैठ गए, वो परेशानी चलता ही रहता है। एक समस्या जो आपके बातों से समझ में आता है कि काम तलाशने की एक समस्या है कि काम मिलता रहे, ये जुगाड़ करना एक थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा कि ये जो क्रेडिट उनके पास फंस जाता है, काम करने के बाद पेमेंट नहीं आती है, कुछ समय लगता है। तो हम लोग ये समझना चाहेंगे कि ये पेमेंट का साइकिल कितने दिनों का होता है? अगर साइकिल की बात करें कि आज आपने काम करके कंपनी को दिए, कंपनी हर तरह का है। कोई 15 दिन के बिल लगाने के बाद उनका टाइम होता है, कोई कहते हैं कि हम 30 दिन में देंगे, कोई 60 दिन में भी देते हैं। मैक्सिमम लगभग 30 दिन तो होता ही होता है, 30 दिन लगभग लोग ले ही लेते हैं। मतलब 30 दिन में अगर मिल जाता है ना, तो हमें एक पेमेंट जैसे कंपनी में लगी है, एक पेमेंट मिल जाए तो हमारा दिक्कत नहीं आता है कि उतने तो पूंजी रखने पड़ेगा जो कि अपने कारीगर को अपने जो रखे हुए हैं। 30 दिन तक काम चलाने की पूंजी आपको चाहिए ही चाहिए इस व्यवसाय में। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, मशीनों का दौर। हमने घर में कुछ मशीनें देखी, यहाँ कुछ और देखा, और पहले कुछ और मशीनें आपने देखी होंगी और आज कुछ और मशीनें देख रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हो रही हैं या क्या बदलाव हो गए जब से आप पहली बार आए थे, कि जो कि एक बड़ा चेंज है इस दिशा में? कुछ बताएं। टेक्नोलॉजी में देखिए मशीन तरह तरह का आ गया। पहले हाथ से काटना पड़ता था, कैंची खाली थी। अब कुछ चीजें है कि अब मोटे 10-20 पल्ले लगा के मतलब एक साथ काट लिए। टेक्नोलॉजी का देन है कि मशीनें बना दी उन्होंने। फिर जो है पहले पैरों से मशीन चलती थी, टेलरिंग में देखे होंगे। अब है कि उसमें मोटर से आ गई, फिर उसका मोटर भी हट गई। अब अंदर ही मशीन के अंदर ही एकदम जो ऐसे लगी हुई आ गई फैंसी अच्छी मशीन, धागा कट जाना है। तो उससे फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। काम साफ सुथरा आपका आसान हो गया, आसान हुआ। मगर क्या है कि कुछ ही आसान हुआ तो कुछ अपने तरफ जैसे अब पैसा लगाना है जी, आपको पैसा चाहिए। अब कोई मशीन बदलना है तो पैसा चाहिए। पुराना मशीन पे जो कारीगर है वो भी कहते हैं भाई साहब दूसरा नया मशीन लगाओ। तो टेक्नोलॉजी अच्छी भी चीज है, और उसमें है कि पूंजीपति जिसके पास उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम पूंजी वाले को दिक्कत, थोड़ी समस्या आती है कि पूंजी लगाना पड़ता है। तो मतलब एक इंसान 4-5 मशीनें लगाना चाहिए, 10 मशीनें हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई इंसान 10 मशीनें लगाना चाहे तो, और जगह वो किराए पे ले लेगा, तो उसको 10 मशीनों के साथ काम करने के लिए आपके हिसाब से कितने पूंजी की आवश्यकता हो जाएगी? 10 मशीन लगाते हैं तो आज के दौर में जो मशीनें चल रही है 25,000 की तो मशीन एक मशीन है। 10 का 2.5 लाख लीजिए कितना होता है, 2.5 लाख रुपया हो जाता है जी। कम से कम आपको एक टेबल लेना पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपया, जो 8x4 का इसका नाप मानिए। और कम से कम भी अगर 10 मशीन लगाते हैं तो 500 स्क्वायर फीट जगह चाहिए जी। अगर आपको पास ये फैब्रिकेशन काम करना, अगर आप फिनिशिंग, पैकिंग, कटिंग सारे चीज करते हैं तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट इतना काम 10 मशीनों के लिए चाहिए। छोटी सी ऑफिस भी बनाएंगे बैठने के लिए, सिंपल टांगना है सब, तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट जमीन जगह चाहिए, तो आपका 10 मशीन अच्छे चलेगा। और फैब्रिकेशन के लिए मुश्किल से मुश्किल ये मान लीजिए कि आप अगर जो कारीगर को पेमेंट देना है उसको नहीं जोड़ते हैं तो 3 लाख से 3.5 लाख आपको जेब में लेके पहले मशीन और जगह का किराया सब कुछ देके, लाइट और बिजली का जो बल्ब लगते हैं सब लगा के 3.5 लाख, और उतने ही जेब में कम से कम पैसा आपका रहे जो आप अपने लेबर को, अपने कारीगर को संभाल सके। क्योंकि जो भी कंपनी काम देगी पहले आप काम करके देंगे, फिर वो आपका काम चेक करेगी, देखेगी, अगर सही है तो 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन में पेमेंट देगी। फिर उतना ही का काम आप कर चुके होंगे तो आपको 2 पेमेंट कारीगर को करना पड़ेगा। तो पता चला कि 2 पेमेंट करने के बाद हमको कंपनी पैसा देगा। अगर 1 महीना कोई भी काम करते तो 15 से 20 हजार तो मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। तो 20,000 से जोड़ लिए 10 आदमी का, तो 20,000 से जोड़ेंगे 2 लाख, 2.5 लाख तो ही आ जाएगा। खुद का खर्चा है, एक आध हेल्पर मास्टर और रखेंगे आप, तो मिला जुला के 3-3.5 लाख और जेब में रहेगी। तो आप अपना व्यवसाय, अपना काम
छोटा मोटा जैसे कह रहे 10 मशीन स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो हुसैन साहब ने अपनी कामयाबी का राज बताया है और कैसे कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की है इस क्षेत्र में, इसके ऊपर भी बहुत ही इत्मीनान से रोशनी डाली है। तो कोई भी भाई या कोई भी देखने वाला दर्शक इनके साथ जुड़कर काम करना चाहता है या अपने काम को करवाना चाहता है फैब्रिकेशन वर्क, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनका नंबर, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क करें और अपने काम के संबंध में इनसे बात करें और अपने काम को इनसे करवा सकते हैं। यह विश्वसनीय है क्योंकि मैंने काम देखा है इनका, तकरीबन 3 फ्लोर है जहां पे हमारी बातचीत हो रही है, तो क्वालिटी के संबंध में तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। क्वालिटी में तो और जिस इंसान की संघर्ष की कहानी ऐसी हो वो क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि खुद भी एक कारीगर है। तो मेरा तो विश्वास है, आप भी एक बार विश्वास करके देखें, सैंपलिंग ही कराएं लेकिन काम इनसे करवा कर देखें, आपको जरूर सफलता मिलेगी और एक विश्वसनीय सहयोगी, एक साथी आपके कामकाज में जरूर आपको मिलेगा।